ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। यानी दुश्मन कमजोर है तो घर में घुसकर मारोगे, अगर दुश्मन ताकतवर है तो क्या सिर्फ टिक टाक बंद करोगे? एक हमने और फैसला किया है, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? टिकटॉक को बैन किया, बाकी को कार्रवाई किया, तो ये क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार साहस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को भारत को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? प्रधानमंत्री के संकेतों के अनेक पाठ किए जा रहे हैं। सीमा पार 2 दुश्मन हैं। संदेश दोनों को गया या उसको जिसका प्रधानमंत्री आजकल नाम नहीं लेते हैं। चीन भी तरस रहा होगा कि कब उसका नाम जुबान पर आएगा। लेकिन क्या यह खूबसूरत सामरिक नीति नहीं है कि ललकारो भी और नाम भी ना लो? तो क्या नाम बतलाऊं? आज भी सीपीएम के लोग खुलकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते कि चीन ने क्या वो गलत किया? और तृणमूल कांग्रेस से मैं अपेक्षा करूंगा, बिल्कुल खुलकर चीन का विरोध करना चाहिए, खाली आलोचना के लिए नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें भी आपने प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लिया। 28 जून को आपने 33 मिनट तक मन की बात की, पर आपने उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया। 30 जून को आपने राष्ट्र को 17 मिनट तक संबोधित किया, पर उसमें भी आपने चीन का नाम नहीं लिया। 3 जुलाई को आज आपने सैनिकों से बात करी, पर फिर भी चीन का नाम नहीं लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री जी, आपको चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है? आप चीन को आंखों में आंखें डालकर जवाब क्यों नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। जब दुश्मनी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है, तो नाम लेकर बात नहीं की जाती है। ठीक ऐसा ही मोहब्बत में होता है। जब प्यार गहरा होता है तो या तो नाम बदल जाता है या नाम लिया नहीं जाता है। तेरा नाम नहीं लूंगा
सवाल सिर्फ इतना है और एक है कि क्या चीन ने भारत की सीमा का अतिक्रमण किया है? लेकिन प्रधानमंत्री ने तो यही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में दखल नहीं किया है। प्रश्न है कि चीन से हम कब तक उपमाओं में बात करते रहेंगे, या फिर चीन से बात करने के लिए हमारे पास अलग सामरिक और कूटनीतिक भाषा है, पाकिस्तान से बात करने के लिए अलग भाषा है, घर में घुसकर मारेंगे की भाषा। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सामरिक नीतियों की रचनात्मकता भी खूबसूरत होती है। उपमाओं के सहारे बात करने की कला कोई नई नहीं है, मगर अच्छी तो लगती ही है। ये और बात है कि इनसे नतीजों का ठीक ठीक अंदाजा नहीं होता है। जो बात ऊपर से कही जाती है, राजनीति में वो बात भीतर से नजर नहीं आती, होती भी नहीं। चीन के ऐसे ही विरोध के बाद भी राजीव गांधी ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। भाषण और मुलाकात की तस्वीरों के अलावा चीन को लेकर कुछ नहीं कहा गया, नाम तो नहीं लिया गया, मगर ट्विटर पर जाने क्या क्या कहा जाने लगा। जब 20 सैनिक शहीद हुए तो कई घंटों तक उनके नाम और उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गईं। जब चीन ने हमारे अफसरों और जवानों को कुछ दिनों के बंधक के बाद छोड़ा तो उनकी भी तस्वीरें गुम हो गईं। अभिनंदन की तरह सीधा प्रसारण नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया और कैप्शन लगा दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। क्या पात्रा भी मानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है, जिसे लेने के लिए अब सौगंध मिट्टी की खानी पड़ रही है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तुरंत इंदिरा गांधी की एक तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा कि जब वे लेह गई थीं तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते। सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर, चंद तस्वीरों के आधार पर बहस की दिशा मुड़ जाती है। टीवी के लिए जो वहां पर फौज है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए अच्छी बात है। पर देखिए हौसला अफजाई कैसे होती है, जो फौज होती है अगर उसके पास उसको रहने की जगह ठीक हो, अगर उसके पास जो उसको हथियार चाहिए, जो उसको एमुनिशन चाहिए, जो उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो सब हो, उससे उसका हौसला बढ़ता है, वो तैयार है लड़ाई के लिए। तब अभी कल ही रिपोर्ट आई है कि रक्षा मंत्री ने 30,000 करोड़ के या शायद 40,000 करोड़ के ऑर्डर साइन कर दिए हैं, जिसमें कहीं से तो कोई एमुनिशन आ रहा है, फिर देखिए 33 हवाई जहाज आ रहे हैं रशिया से, कहीं से स्पेयर पार्ट आ रहे हैं। अब देखिए ये चीज ऐसी तो है नहीं कि आप गए आलू और तरकारी की तरह आपने खरीदी, पैसे दिए और आप लेके घर आ गए। जब तक ये चीजें आएंगी, वो शामिल होंगी, वो ट्रेनिंग करेगी, ये 2 साल लग जाएंगे। आज की डेट में फौज के पास जो है उसको उसी से लड़ना है और वो उसके पास ज्यादा है नहीं। अगर उसके पास सामान नहीं है तो ट्रेनिंग भी कोई खास हुई नहीं होगी। दूसरी तरफ वो तैयार बैठा है, चीन पूरा तैयार बैठा है, अपनी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि वो 3 साल से यही काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।